दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस फाइल के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। इस केस ने पूरे श्रीलंका के साथ साथ दुनिया तक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर कब तक लड़कियों के साथ गलत होता रहेगा। क्या लड़कियां अब अकेले स्कूल भी नहीं जा सकती हैं? क्या माँ बाप को उनकी पढ़ाई लिखाई करना भी बंद कराना होगा? क्या कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है? ऐसी ही कहानी है विद्या की, जिसे 8 लोगों ने मिलकर मौत की नींद सुला दिया। लेकिन विद्या का गुनाह क्या था? क्यों इन लोगों ने उसे अपना शिकार बनाया? और पुलिस ने क्या कहकर विद्या के माता पिता की मदद नहीं की? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है 90s के दशक में हुई श्रीलंका की एक वॉर से, जिसकी वजह से लोगों के दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो ये सोचने लगे थे कि पता नहीं आने वाला कल उन्हें देखना नसीब होगा या नहीं। क्या वो कल जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर रोज यहाँ किसी न किसी की मौत हो रही थी। और वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। उनके पास ना तो रहने के लिए जगह थी और ना ही खाने को खाना। आपको बता दें, जहाँ वॉर छिड़ी हुई थी वहाँ पास में ही एक समुदाय भी रहा करता था, जो इस वॉर की वजह से अब यहाँ नहीं रह पा रहा था। यानी इनका गुजर बसर करना अब इस जगह पर नामुमकिन साबित हो रहा था। इसलिए इन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ रहा था। इस समुदाय में एक परिवार भी था जहाँ 25 नवंबर साल 1996 को एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े ही प्यार से विद्या शिव लोकनाथन रखा। विद्या को बचपन से ही बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके परिवार के पास रहने के लिए अपनी खुद की कोई भी जगह नहीं थी। इन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जब ये लोग किसी नई जगह पर जाते थे तो सबसे पहले वहाँ की जमीन और आसपास की स्थिति को देखते थे कि यहाँ पर इनका गुजर बसर हो भी पाएगा या फिर नहीं, या रहने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो इन्हें यहाँ मिल भी पाएगी या नहीं। जब इन्हें लगता था कि हाँ, ये लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं और इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, तब ये यहाँ टेंट वगैरह लगाकर रहना शुरू कर देते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें किसी मजबूरी के चलते इस जगह को भी छोड़ना पड़ जाता था, जिसके बाद ये दोबारा एक नई जगह की तलाश करते और फिर वहाँ रहना शुरू कर देते थे। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि छोटी सी उम्र में ही विद्या ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। जैसे जैसे विद्या बड़ी होती जा रही थी, परिवार की फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। हालात अब और ज्यादा बिगड़ गए जब इनके पूरे समुदाय को, जिसमें करीब 300 लोग थे, उन्हें वॉर के दौरान कैद कर लिया गया और करीब 1 साल तक ये वॉर में कैदी बनकर रहे और फिर इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद विद्या के पिता अपने परिवार और पूरे समुदाय को लेकर पुंगुदुतिवु द्वीप पर आ गए और उन्होंने यहीं बसने का फैसला किया। विद्या के पिता को लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इन्हें अब इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वो अपनी बेटी की परवरिश भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने विद्या का पास के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। विद्या बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी। वो हर वक्त बस अपनी किताबों में ही लगी रहती थी। टाइम से स्कूल का काम करना, रिजल्ट्स में अच्छे नंबर से पास होना, ये सब विद्या की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। वहीं विद्या के माता पिता भी अब ये समझ चुके थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट है। इसके अलावा स्कूल के सभी टीचर्स का भी ऐसा मानना था कि विद्या काफी होनहार और काबिल स्टूडेंट है, जो आगे चलकर अपनी लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट जरूर हासिल करेगी। जैसे जैसे विद्या बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसे नए लोगों के साथ उठना बैठना, दूसरों से बात करना अच्छा लगने लगा था। इसी तरह कई साल बीत गए और फिर साल 2015 ने दस्तक दी। हर साल की तरह इस साल भी विद्या ने अपना डेली रूटीन सेट किया, जिसमें वो सबसे पहले सुबह जल्दी उठती थी और उठने के बाद अपनी माँ के साथ घर का काम करती थी। घर का सारा काम करने के बाद तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती थी। लेकिन विद्या अकेली स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि वो पहले अपनी दोस्त के घर जाती थी, फिर उसके साथ स्कूल जाया करती थी। हालांकि कई बार ऐसा भी होता था कि उसकी फ्रेंड किसी वजह से उसके साथ नहीं जा पाती थी। ऐसे में फिर विद्या को अकेले ही स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसे अकेले जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपने भाई को अपने साथ ले जाती थी। ऐसा ही एक दिन आया 13 मई साल 2015 का। आज विद्या का एग्जाम था और ये अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी। विद्या को पूरी उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी वो अच्छे नंबरों से पास होगी। दरअसल विद्या एक काबिल टीचर बनना चाहती थी और एक अच्छे स्कूल में जॉब करना, यही उसका सपना था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रही थी। इसी तरह 13 मई की सुबह विद्या जल्दी उठती है और घर का काम करने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विद्या आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ ही स्कूल जाती थी,
क्योंकि इसका स्कूल घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। 13 मई की सुबह भी विद्या अपनी दोस्त को लेने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बीमार है, इसलिए वो अपने भाई के साथ जाने का सोचती है। पर विद्या का भाई निशांतन, जो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जाता था, वो आज बाहर गया हुआ था, इसलिए विद्या 7:25 पर अपनी साइकिल से अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाती है। इसी तरह वक्त बीतता गया और दिन खत्म होने को आ गया, लेकिन विद्या जो 3 बजे तक घर आ जाती थी, वो अभी तक स्कूल से नहीं आई थी। ये देखकर विद्या की माँ, जिनका नाम सरस्वती है, उन्हें अब फिक्र होने लगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी भी 2 बजे तक हो जाती थी, लेकिन अब 3 बज चुके थे, पर विद्या का कोई भी अता पता नहीं था। हालांकि जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी तब अपनी माँ को पहले ही बता दिया करती थी, लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा था। यही सब सोचते हुए विद्या की माँ ने अपने बेटे निशांतन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम स्कूल में जाकर पता करके आओ कि आखिर तुम्हारी बहन अभी तक आई क्यों नहीं है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद निशांतन भी बिना वक्त गवाए फौरन स्कूल पहुँच गया और वहाँ मौजूद टीचर से उसने अपनी बहन के बारे में पूछा। तब टीचर्स ने उसे बताया कि विद्या तो आज स्कूल ही नहीं आई है। ये सुनकर निशांतन के होश उड़ गए, क्योंकि विद्या तो सुबह ही घर से निकल गई थी और आज तो उसका एग्जाम था, जिसे वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती थी। तो ऐसे में विद्या गई कहाँ? यही सवाल उसके भाई को परेशान कर रहा था। इसके बाद निशांतन ने परिवार के एक रिश्तेदार जो स्कूल के पास बुटीक चलाते थे, उनसे भी अपनी बहन के बारे में पूछा। तब उन्होंने भी यही कहा कि आज उन्होंने विद्या को नहीं देखा है। ये जानने के बाद अब निशांतन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इसने फौरन घर पहुंचकर अपनी माँ को भी पूरी बात बता दी, जिसे सुनते ही उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं विद्या के पिता को भी अपनी बेटी के बारे में जैसे ही पता चला, वो भी काम से घर लौट आए और फिर इन लोगों ने आसपास के पड़ोसियों से विद्या के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि उन्होंने आज उसे नहीं देखा है। अब शाम के करीब 6 बज चुके थे, लेकिन विद्या के मिलने का कोई नामो निशान नहीं था। उसके माता पिता जब अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थक गए, तब उन्होंने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने का फैसला किया और पुंगुदुतिवु पुलिस चौकी में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पुलिस ने इनकी मदद करने के बजाय विद्या के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और इन लोगों से कहा कि वो जरूर अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर परिवार को बहुत दुख हुआ कि जिस पुलिस को सरकार ने इनकी हिफाजत के लिए रखा है, वही इनकी मदद करने के बजाय इनकी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। इसके बाद शाम के करीब 6:30 बजे विद्या का परिवार उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए विलनाइतिवु के कायत्स में पुलिस के पास गया, लेकिन रात 9 बजे तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने उनकी शिकायत नहीं ली। परिवार थक हार कर लौट आया और क्योंकि पुलिस की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में विद्या की फैमिली ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे तलाश करने का फैसला किया। गांव वालों ने देर रात तक विद्या को जगह जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सुबह 5 बजे फिर से सभी विद्या की तलाश में जुट गए और इस बार इन्होंने 2 कुत्तों को भी अपने साथ ले लिया ताकि विद्या को ढूंढने में आसानी हो सके। जैसे ही निशांतन इन कुत्तों को लेकर अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, तो कुत्तों ने सामने खेत की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। निशांतन ने जब वहां जाकर चेक किया तो उसे वहां विद्या की साइकिल पड़ी हुई मिली। साथ ही थोड़ी सी दूरी पर ही उसके दोनों जूते भी मिल गए, जिन्हें देखकर निशांतन बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जरूर उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। यही सब सोचते हुए अब उसकी आगे जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी और उसे इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी बहन के साथ क्या हुआ होगा, किस तरह वो इस मंजर को देख पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए दोनों कुत्तों की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा और खेतों के अंदर पहुंच गया, जहां उसे एक सुनसान घर दिखाई दिया, जिसके बारे में बच्चे अक्सर यही कहते थे कि इसके अंदर भूत है, ये एक भूत बंगला है। हालांकि यहाँ निशांतन को कोई भूत तो नहीं मिला, लेकिन उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। दरअसल निशांतन जब इस घर के पास पहुंचा तो उसे वहां अपनी बहन विद्या की लाश पड़ी मिली, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। साथ ही उसके हाथ उसकी स्कूल की टाई से पीछे बंधे हुए थे। इसके अलावा उसका स्कूल बैग भी वहीं पास में ही पड़ा हुआ था। विद्या के चेहरे पर भी काफी सूजन आ चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इतना ही नहीं, उसके एक पैर को दूसरे पैर से अलग करके बांधा गया था। अपनी बहन को इस हालत में देखना किसी भी भाई के लिए आसान बात नहीं है। निशांतन भी अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को वो संभाल रहा था। इसके बाद उसने सुबह 7 बजे कायत्स में पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस यहाँ नहीं आई। इसके बाद निशांतन खुद पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने अपनी बहन के साथ हुई सारी वारदात के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी एक भी बात पर गौर नहीं किया। यहाँ तक कि निशांतन काफी देर तक पुलिस स्टेशन में ही खड़ा रहा और पुलिस से मदद मांगता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं,
तो वो अपने घर आ गया। जिसके बाद इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें श्रीलंका के सबसे बड़े शहर कोलंबो के पुलिस स्टेशन में फोन करने की सलाह दी। निशांथन ने जल्दी से कोलंबो पुलिस स्टेशन में कॉल करके सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी और फिर करीब 11 बजे पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो विद्या के पैरों को जो पेड़ से बंधे हुए थे उन्हें खोला और फिर उसके शव को माता पिता को सौंप दिया। जिसके बाद विद्या का अंतिम संस्कार 15 मई 2015 को मुनाकड्डू कब्रिस्तान में किया गया, जिसमें स्थानीय राजनेताओं सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। करीब 1000 लोगों ने विद्या को श्रद्धांजलि दी। हालांकि देखा जाए तो अगर पुलिस टाइम पर विद्या के परिवार की मदद कर देती तो आज इन्हें अपनी बेटी को नहीं खोना पड़ता। यहाँ तक कि ये अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए सबसे पहले पुलिस के पास ही गए थे, लेकिन पुलिस ने विद्या का मजाक बनाया, उसे लेकर उल्टे सीधे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अगर पुलिस ने वक्त रहते उसे ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वहीं जब पूरे श्रीलंका में ये खबर आग की तरह फैली कि पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की और अब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में वहां की सभी औरतों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू कर दिया और इंसाफ की गुहार लगाने लगी। इस केस ने पूरे देश में, खासकर उत्तरी श्रीलंका में, लोगों को गुस्से से भर दिया था। जैसे जैसे लोगों को विद्या के साथ हुई बर्बरता के बारे में पता चलता जा रहा था, वैसे वैसे विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा था। सभी के मन में बस एक ही बात थी कि किसी तरह विद्या को इंसाफ दिलाया जा सके। जो उसके साथ हुआ है ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो। इसके चलते 14 मई 2015 को पुंगुदुतिवु में सभी स्कूल स्टूडेंट्स ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा द्वीप पर रहने वाले निवासियों ने लकड़ियों और जलते हुए टायरों से सड़कों पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वहीं किलिनोच्ची, मुलाइतेवु और जाफना यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा और 15 मई साल 2015 को पुलिस ने 30 से 40 साल की उम्र के 3 भाइयों को गिरफ्तार किया जो विद्या के साथ हुई इस हैवानियत में शामिल थे। आपको बता दें, इनका लंबे समय से विद्या के परिवार के साथ झगड़ा चल रहा था और इस झगड़े का बदला लेने के लिए इन्होंने विद्या को अपना शिकार बनाया। पुलिस के अनुसार इन तीनों ने 13 मई 2015 की सुबह विद्या को उस वक्त किडनैप किया जब वो स्कूल जा रही थी। इसके बाद ये उसे जंगल में ले गए जहां इन सभी ने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। इनका बयान लेने के बाद पुलिस को पता चला कि इस केस में 5 और लोग शामिल हैं, यानी कि टोटल 8 लोग थे जिन्होंने विद्या की जान ली। पुलिस ने देर न करते हुए अपनी छानबीन को आगे बढ़ाया और 17 मई को इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ये पांचों कोलंबो के रहने वाले थे जो सिर्फ और सिर्फ विद्या की जान लेने के लिए पुंगुदुतिवु में आए थे, या कहें तो इन तीनों भाइयों ने इन्हें यहाँ बुलाया था। इन 8 आरोपियों ने विद्या को किडनैप किया और फिर एक एक करके उसके साथ गलत काम किया और जब इनका मन भर गया तो उसे बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और फिर ये पांचों दोबारा अपने शहर कोलंबो पहुंच गए। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि जिस दिन विद्या का अंतिम संस्कार किया गया उस दिन भी ये लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल थे ताकि कोई भी इन पर शक ना करे। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब इन्होंने कोलंबो लौटने की कोशिश की तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 18 मई को पुलिस ने इस केस में शामिल एक और शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम था महालिंगम शशि कुमार, या कहें तो स्विस कुमार, जिस पर यह आरोप था कि जब विद्या के संग सभी लोग गलत काम कर रहे थे इसने वीडियो बनाया था। इसलिए गांव वालों ने जब इसे पुंगुदुतिवु में देखा तो फौरन इसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और इसके साथ काफी मारपीट की। जिसके बाद शशि कुमार को पुलिस ने अपनी निगरानी में जाफना हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन ये वहां से कोलंबो भाग गया और फिर स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि 18 मई को पुलिस ने शशि कुमार को कोलंबो के विलावॉर्ट में एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इन सभी आरोपियों पर 41 मुकदमे दर्ज किए गए और करीब 2 साल तक ये केस ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बाद में विद्या को इंसाफ मिला और इन 8 लोगों को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई और इस तरह विद्या को इंसाफ मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विद्या के कातिलों के लिए ये सजा काफी है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।